हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू ट्यूटोरियल। आज हम देखेंगे BPCG 172 यूथ जेंडर एंड इक्वालिटी। यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दिसंबर 2022 सेशन का। इसमें मैंने सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों का। डिस्कस द वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ आइडेंटिटी। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या वेरियस टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं आइडेंटिटी को पहचानने के लिए। पहले तो ये समझेंगे कि आइडेंटिटी क्या है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेस्टेड कॉन्सेप्ट दैट encompasses various indicators. These indicators can be broadly categorized into three main dimensions: पर्सनल, सोशल एंड कल्चरल। जो आइडेंटिटी है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेड टाइप का कॉन्सेप्ट है जो वेरियस टाइप के इंडिकेटर्स को दिखाता है। और क्या क्या होते हैं इसको कैटेगराइज कैसे करते हैं पर्सनल, सोशल एंड कल्चरल लेवल पे। अब हम इन सबको डिटेल में देखेंगे। पहला आता है आपका पर्सनल इंडिकेटर्स। दिस आइडेंटिटी रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स दैट डिफाइन एन इंडिविजुअल्स यूनिक सेंस ऑफ सेल्फ। इसमें एक किसी भी एक इंडिविजुअल के बारे में डिस्क्राइब करता है कि उसके क्या इंटरेस्ट है, क्या उसके बारे में, मतलब ए टू जेड चीज़ें जो होती है ना वो डिस्क्राइब करते हैं उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में। और इन इंडिकेटर्स में भी बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। जैसे आपका आता है उसमें पर्सनालिटी ट्रेट्स, उसके बाद आता है वैल्यूज़ एंड बिलीफ, फिर आता है इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। उसका इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज़ क्या है, किस किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, म्यूज़िक में, लिटरेचर में, गेमिंग में। तो ये सभी चीज़ें किस में आती है, पर्सनल इंडिकेटर्स में। और वैल्यूज़ एंड बिलीफ में क्या आएगा कि वो किस तरह का मॉरल वैल्यूज़ रखता है, रिलीजियस सोच रखता है कि नहीं, एथिकल है या नहीं। तो ये सभी आपके वैल्यूज़ एंड बिलीफ में आते हैं। फिर उसका गोल एंड एस्पिरेशन क्या है, उसके पर्सनल क्या क्या अचीवमेंट्स है, किस तरह के एस्पिरेशंस रखता है, और उसके हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, ये सभी चीज़ें भी आपकी आती है गोल्स एंड एस्पिरेशंस में। नेक्स्ट इंडिकेटर है आपका सोशल इंडिकेटर। इस इंडिकेटर में आता है कि किसी भी इंडिविजुअल का इंटरेक्शन किसी के साथ किस तरह से है, क्या बर्ताव रखता है वो दूसरों के साथ। और इस इंडिकेटर में बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि उसका सोशल रोल क्या है, वो अपने पेरेंट्स, सिबलिंग और एम्प्लॉय के साथ किस तरह से बिहेव करता है, उसका उन लोगों के प्रति क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, रिलेशनशिप के मामले में वो कैसा है, फ्रेंडशिप में, रोमांटिक में, फैमिली के साथ। तो ये सभी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में आती है सोशल इंडिकेटर के। फिर इसमें और भी इंक्लूडेड है सोशल ग्रुप। वो किन किन ग्रुप्स के साथ रहता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, कल्चरल ग्रुप होता है, एथनिक ग्रुप होता है, रिलीजियस ग्रुप होता है। तो वो इन सभी चीज़ों में पार्ट लेता है या नहीं, कलेक्टिव तरह के उसके एक्सपीरियंसेस शेयर करता है या नहीं। उसके बाद इसमें इंक्लूडेड है आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। उसका इनकम लेवल क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, और किस तरह से वो अपनी आइडेंटिटी को दूसरे के पास सामने प्रस्तुत करता है। तो वो सभी चीज़ें आपकी आती है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में। और लास्ट है आपका कल्चरल इंडिकेटर्स। कल्चरल इंडिकेटर्स आपके वैल्यूज़, नॉर्म्स, कस्टम्स को दिखाता है, किस ट्रेडिशन को आप फॉलो करते हो वो दिखाता है। और इस इंडिकेटर्स में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे कि आपकी एथनिसिटी एंड रेस क्या है। एन इंडिविजुअल एथनिक एंड रेशियल ग्रुप्स कैन background can significantly shape their identity as it influences their cultural heritage, experiences and societal perceptions। जो आपकी एथनिसिटी और रेस है वो आपकी आइडेंटिटी को शो करती है कि आपका कल्चरल हेरिटेज कैसा है, उसका इन्फ्लुएंस और एक्सपीरियंस कैसा है आपके साथ। उसके बाद इसमें इंक्लूडेड है आपका लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। द लैंग्वेज एंड इंडिविजुअल स्पीक्स एंड द वेज दे कम्युनिकेट रिफ्लेक्ट देयर कल्चरल आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक कम्युनिटी। उसके बाद इसमें इंक्लूडेड है कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशन। किस तरह का कस्टम रखता है, रिचुअल्स, किस रिचुअल को फॉलो करता है, किस तरह से किसी चीज़ को सेलिब्रेट करता है। तो वो एक इंडिविजुअल की कल्चरिटी को दिखाता है। एंड द लास्ट वन इज़ कल्चरल हेरिटेज। किसी भी एक इंडिविजुअल की कल्चरल आइडेंटिटी को पहचानने के लिए हम उसकी हिस्ट्री, ट्रेडिशंस को देखते हैं, किस चीज़ का कैसे फोक को वो फॉलो करता है, उसके एंसेस्टर्स कैसे थे, उनके रूट्स क्या हैं। तो ये आपका था 3 तरह के इंडिकेटर्स को यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है, और क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड है वो दिखाया गया है।
और एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, जो भी आंसर्स होते हैं ये यूनिक है, कहीं से कोई कॉपी पेस्ट नहीं है। और आप इसे अपने आंसर्स में अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो या जैसे भी लिखा हुआ है डिटो लिख सकते हो। और लास्ट में जब किसी भी आंसर्स को लिखने का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को ज़रूर फॉलो करना है। ये लास्ट में इसका कंक्लूजन रहा। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट दीज इंडिकेटर्स ऑफ आइडेंटिटी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव and an individual's identity is often shaped by combination of factors across this dimension। किसी भी एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी इस तरह से दिखाई नहीं जा सकती है। वो किसी न किसी चीज़ को कंबाइन करके और उसके बाद वो उसके एक्शन में दिख सकता है। Moreover, identity is a dynamic concept that can evolve and change over time as individuals navigate। किसी भी इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ पीयर रिलेशंस, एक्सप्लेन द सोशलाइजिंग मैकेनिज्म ऑफ द पीयर ग्रुप। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये समझेंगे कि पीयर रिलेशंस बोलते किसे हैं। जो पीयर रिलेशंस का यहाँ पे मतलब है सेम चीज़ें, जैसे सेम एज ग्रुप के, सोशल सेम इंटरेस्ट वाले, सेम वैल्यूज़ को फॉलो करने वाले। तो पीयर रिलेशंस का मतलब ये होता है। अभी इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि क्या इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स है पीयर रिलेशंस के, और व्हाट इज़ द सोशलाइजिंग मैकेनिज्म ऑफ द पीयर ग्रुप, उसको हमें एक्सप्लेन करना है। Peer relation refer to the interaction and relationship between individuals who are of similar age and status, commonly known as peer। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि peer relation का मतलब होता है कि सेम एज और स्टेटस के लोगों के इंटरेक्शन और रिलेशनशिप के बीच को हम peer relations बोलते हैं। These relationships play a crucial role in social development and can have a significant impact at various aspects of a individual life। और इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट हो सकते हैं हमारे सोसाइटी पे, सोशल डेवलपमेंट में। और इसके कुछ फीचर्स हैं वो हम देखेंगे। पहला आपका है सोशल सपोर्ट। पीयर्स प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, कंपेनियनशिप एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। दिस कैन ऑफर अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी एंड एनकरेजमेंट ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम्स, प्रोमोटिंग मेंटल वेलबींग। जो आपके सोशल सपोर्ट है उसमें किस तरह से पीयर्स के रिलेशंस दिखते हैं। इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कंपेनियनशिप प्रोवाइड करता है, और सामने वाले को ये फील कराता है कि दे बिलोंग्स टू ईच अदर। उसके बाद समझदारी, एम्पैथी एंड एनकरेजमेंट को भी बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं। तो ये आपके आते हैं सोशल सपोर्ट में। उसके बाद नेक्स्ट फीचर देखेंगे हम इसके, आइडेंटिटी फॉर्मेशन। इंटरेक्टिंग विद पीयर्स हेल्प्स इंडिविजुअल डेवलप अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर सेम एज ग्रुप के लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा तो वो किसी भी इंडिविजुअल को हेल्प करता है कि उसकी आइडेंटिटी को पहचान सके, उसकी आइडेंटिटी को फील कर सके। थ्रू सोशल कंपैरिजन एंड फीडबैक दे लर्न अबाउट देयर स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड इंटरेस्ट, कंट्रीब्यूटिंग टू सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ डेफिनेशन। और इस तरह से जो है ना वो कंपेयर कर पाएगा और फीडबैक ले पाएगा दूसरों से, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसका वीकनेस है, और क्या उसकी इंटरेस्ट है। और उसके बाद जो चीज़ उसे चेंज करना होगा वो अपने आप में सेल्फ डिस्कवर करके और खुद को डिफाइन करने की कोशिश करेगा। तो ये है आपका आइडेंटिटी फॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इज़ इन दिस इम्पॉर्टेंट फीचर, सोशल स्किल डेवलपमेंट। Peer interactions offer opportunities to learn and practice social skills such as communication, cooperation, negotiation and conflict resolutions। जो आपके ये peer interactions है वो अपॉर्चुनिटीज़ को ऑफ़र करते हैं कि आप कुछ सीख सके, प्रैक्टिस कर सके कि सोशल स्किल्स क्या है। जैसे किसी के साथ कैसे हमें कम्युनिकेट करना है, एक दूसरे के साथ कैसे कोऑपरेट करना है, नेगोशिएट करना है, और किसी भी लड़ाई झगड़े के ऊपर किस तरह से रिजोल्यूट करना है। तो ये आपका सोशल स्किल डेवलपमेंट है। और इसमें ये भी चीज़ें सीखने को मिलती है। इंटरेक्शन से हमें ये समझ में आता है कि किसी भी इंडिविजुअल की समझदारी सोशल नॉर्म्स में किस तरह से है और कैसे अपने एम्पैथी को डेवलप करना है और नेविगेट करके सोशल सिचुएशन से बाहर आना है। तो ये आपका हो गया सोशल स्किल डेवलपमेंट। फिर हम इसमें देखेंगे सोशल इन्फ्लुएंस क्या है। Peers have a significant influence on each other's behavior, attitudes and beliefs। जो ये peers relations होते हैं वो एक दूसरे के behavior, attitude और belief पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये जो इन्फ्लुएंस है वो पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और निगेटिव वे में भी हो सकता है।
पॉजिटिव वे में होगा तो प्रो सोशल बिहेवियर को प्रमोट करेगा, और जब निगेटिव वे में होगा तो ये बिहेवियर को रिस्क में डाल सकता है। हो सकता है कि सामने वाला ज़्यादा गुस्सा कर जाए या वो आपके बारे में गलत सोचने लगे, तो ये सभी चीज़ों का इम्पेक्ट पड़ेगा। तो ये आपका आता है सोशल इन्फ्लुएंस में ना। अब हम ये देखेंगे कि पीयर ग्रुप को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे सोशलाइजिंग मैकेनिज्म के थ्रू। विच आर द वेज थ्रू विच पीयर सोशलाइज एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर, किस तरह से एक दूसरे को ये इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आपका आएगा मॉडलिंग। पीयर्स सर्व एज रोल मॉडल ऑफ बिहेवियर। जो पीयर्स हैं, सेम थिंग, वो क्या करते हैं, रोल मॉडल के थ्रू बिहेवियर को सर्व करते हैं। एंड ऑब्जर्विंग देयर पीयर एक्शन एंड एटीट्यूड्स कैन लीड इंडिविजुअल्स टू imitate and adopt similar behavior, belief and interest. This process is particularly influential during childhood and adolescence. और इस तरह के जो प्रोसेस, मतलब ये जो होता है वो पर्टिकुलरली किस एज ग्रुप में होता है, या तो बचपन में, नहीं तो जवानी में। नेक्स्ट वन इज़ द रेनफोर्समेंट। पीयर्स प्रोवाइड फीडबैक एंड रेनफोर्समेंट फॉर बिहेवियर। जो पीयर्स है वो फीडबैक देता है हमें कि क्या सामने वाले का बिहेवियर है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स में भी और निगेटिव रिस्पॉन्स में भी। पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड अप्रूवल फ्रॉम पीयर्स कैन स्ट्रेंथन सर्टेन बिहेवियर्स। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई सामने वाला आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, तो हो सकता है कि आपके रिलेशंस और उसके बिहेवियर बहुत ताकतवर बन जाएंगे। और निगेटिव रिस्पॉन्स दे रहा है तो आपको डिस्करेजमेंट फील होगा, और जो उसकी बिहेवियर है उसमें मॉडिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। तो ये रेनफोर्समेंट क्या है, हेल्प करता है किसी भी इंडिविजुअल को ये समझने में कि उसका सोशल नॉर्म्स क्या है और किस तरह से उसे बिहेव करना चाहिए दूसरों के साथ। नेक्स्ट वन इज़ नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस। पीयर ग्रुप्स एस्टेब्लिश नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस दैट गाइड बिहेवियर विद इन द ग्रुप। ये जो पीयर ग्रुप है, नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस गाइड करता है कि किस तरह से आपको सेम एज ग्रुप के साथ बिहेवियर करना चाहिए। और ये जो पीयर ग्रुप्स होते हैं वो किस तरह से प्रेशर डालते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो किसी ग्रुप के एक्सपेक्टेशंस को पॉजिटिवली और निगेटिवली दोनों तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट इसमें आएगा सोशल लर्निंग। पीयर इंटरेक्शंस ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल लर्निंग। जो पीयर इंटरेक्शंस होते हैं एक दूसरे के साथ, वो ये भी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि किस तरह से आप सोशली किसी चीज़ों को सीख सकते हो। जैसे आप कम्युनिकेशन के थ्रू सीख सकते हो, कोलैबोरेशंस के थ्रू सीख सकते हो, या एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस को शेयर करके और एक दूसरे के नॉलेज को सीख कर, समझ कर, उसके स्किल्स को जानकर, उसकी स्ट्रेटजीज़ को जानकर कैसे अपने आप को रिफॉर्म कर सकते हो। दे लर्न हाउ टू इंटरप्रेट सोशल क्यूज, एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड नेविगेट कॉम्प्लेक्स सोशल डायनामिक्स। तो सोशल लर्निंग में क्या क्या चीज़ें आई वो भी मैंने आपको बता दिया। और आपका लास्ट पॉइंट है सोशल कंपैरिजंस। पीयर प्रोवाइड अ रेफरेंस फॉर सेल्फ इवेल्युएशन एंड सोशल कंपैरिजन। इंडिविजुअल कंपेयर देमसेल्व्स टू द पीयर्स टू एक्सेस देयर एबिलिटीज, अपीयरेंस एंड सोशल स्टैंडिंग। जो ये पीयर्स होते हैं वो सामने वाले से देखकर अपने आप को कंपेयर करते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि अपनी एबिलिटीज़, अपीयरेंसेस एंड सोशल स्टैंडिंग्स को कैसे उनके थ्रू हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। तो ये सब चीज़ें क्या करती है, अपने आप को शेप करती है, सेल्फ स्टीम को बनाने में, सेल्फ कॉन्सेप्ट को बनाने में, अपने एस्पिरेशंस को बनाने में। और लास्ट में आपको कंक्लूड करना है। कंक्लूजन बहुत ज़रूरी है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर रिलेशंस कैन वैरी अक्रॉस डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस एंड कॉन्टेक्स्ट। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो पीयर रिलेशंस है वो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके से दिखता है, और सबके डेवलपमेंटल स्टेजेस जो हैं वो अलग अलग होते हैं, और पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में दिखता है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड मीडिया ऑन यूथ। जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है वो मीडिया पे किस तरह है, ग्लोबलाइजेशन और मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो हमारे आज के यूथ पे किस तरह से है वो देखेंगे हम इस क्वेश्चन में। Globalization and media have had a significant impact on youth, shaping their world view, values and behavior in various ways. जो ग्लोबलाइजेशन और मीडिया है वो किसी भी यूथ के ऊपर उसके वर्ल्ड व्यू को शेप करता है, क्या उसकी वैल्यूज़ है उसे बदलने की कोशिश, और उसकी बिहेवियर जो है
वो अलग अलग तरीके से बदलने की कोशिश करता है। तो ग्लोबलाइजेशन और मीडिया जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में इम्पैक्ट डालता है यूथ के ऊपर अपने। और इसके कुछ की एस्पेक्ट्स हैं कि क्या क्या इनका इम्पैक्ट है, वो देखेंगे हम पॉइंट वाइज। कल्चरल एक्सचेंज एंड डाइवर्सिटी, पहला पॉइंट है आपका कल्चरल एक्सचेंज एंड डाइवर्सिटी। उनके कल्चर को एक्सचेंज करना अपने कल्चर के साथ और अपने आप को डाइवर्स करना, अब उनकी डाइवर्सिटी को अपनाना, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को अपनाना। तो ये आएगा इसमें, डिटेल में देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड मीडिया एक्सपोजर हैव फैसिलिटेटेड cultural exchange and interaction among young people from different parts of the world. Through television, movies, music, and the internet, youths have access to diverse cultural perspectives, beliefs, and lifestyle. जो हमारे यंग पीपल है वो दूसरे कंट्री से कैसे इंटरेक्ट हो रहे हैं और उनके कल्चर को कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं, टेलीविज़न के थ्रू, मूवीज़ के थ्रू, गानों के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। ये सभी क्या है, एक प्लेटफॉर्म समझ सकते हो जिसके थ्रू वो दूसरे कंट्रीज के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं और अपने कल्चर को एक्सचेंज कर रहे हैं। Next is access to information and education. The proliferation of media channels and the internet has made information more accessible than ever before. Youth can now easily access educational resources, news, and knowledge from around the world. This exposure enhances their understanding of global issues, expand their intellectual horizons, and promote global perspectives. अब वहाँ के इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन को एक्सेस करना भी एक मेन इम्पैक्ट है जो हमारे यूथ के ऊपर पड़ता है। जो मीडिया चैनल्स और इंटरनेट है वो क्या करते हैं, वहाँ के इंफॉर्मेशन को लाते हैं और यहाँ पे एक्सेस करते हैं, और वहाँ के जो नॉलेज है उस न्यूज़ के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे यूथ के पास पहुँचता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन. Social media platform, instant messaging, and online communities have revolutionized how young communicate and connect with one another globally. जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जो इंस्टेंट मैसेज आप किसी को भेज सकते हो या ऑनलाइन कम्युनिकेट कर सकते हो, तो जो यूथ है वो उनके साथ कनेक्ट होकर एक दूसरे के साथ ग्लोबली और अपने आप को रिवोल्यूशनाइज कर रहे हैं. They can easily interact with peers from different countries, exchange ideas, share experiences, and collaborate on projects. और जो ये मीडिया और ग्लोबलाइजेशन है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि आप डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ अपने आइडियाज़ एक्सचेंज कर सकते हो, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हो और किसी प्रोजेक्ट पे कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं. दिस इंटरकनेक्टेडनेस फोस्टर्स अक्रॉस cultural friendship, promotes global awareness, and helps in the formation of the global नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लुएंस ऑन आइडेंटिटी एंड एस्पिरेशन. किस तरह से आइडेंटिटी और एस्पिरेशंस के ऊपर इनका इन्फ्लुएंस पड़ता है. मीडिया प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द शेपिंग ऑफ आइडेंटिटी एंड एस्पिरेशन ऑफ यंग पीपल. जो मीडिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी आइडेंटिटी और एस्पिरेशंस को शेप करने में, हमारे जो आज के यंग पीपल हैं उनके. जैसे कि आपका एडवर्टाइजमेंट देखकर, फिल्म्स देखकर, सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर है वो डिफरेंट तरह की वीडियोस बनाते हैं, किस तरह से वो पोर्ट्रे करते हैं और उनकी लाइफस्टाइल को शो करते हैं, क्या ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को दिखाते हैं, क्या उनके सक्सेस मॉडल्स हैं. तो ये सभी चीज़ें क्या है मीडिया के थ्रू हमारे पास आती है. तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मीडिया, और ये पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है हमारे यूथ के ऊपर. ये यूथ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं और किस तरह से रिएक्ट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज अवेयरनेस ऑफ ग्लोबल इश्यूज एंड एक्टिविज्म. Globalization and media have played a vital role in raising awareness about various global issues such as climate change, human rights, social justice and inequality. जो ग्लोबलाइजेशन एंड मीडिया है इसका एक और इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है ये अवेयर करने में कि क्या हमारा क्लाइमेट चेंज है, क्या ह्यूमन राइट्स होते हैं और किस तरह से सोशल जस्टिस हमारे सोसाइटी में इन्फ्लुएंस करता है लोगों के अंदर, और क्या इनइक्वालिटी होती है.
Youth through media platforms can easily access information, engage in discussion and participate in online activism. और जो हमारे यूथ है वो मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती है और इंगेज कर सकती है खुद को डिस्कशन में और ऑनलाइन एक्टिविटी में. The next point is challenges and risk. While globalization and media have brought numerous benefits, they also pose challenges and risks to youth. As of now हमने देखा कि किस तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे यूथ के ऊपर, तो इस तरह से निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है और किस तरह से यूथ जो है अपने आप को रिस्क में डाल देते हैं और वायलेंट हो जाते हैं, किसी भी साइबर बुलिंग में फंस जाते हैं या सोशल मीडिया एडिक्टेड हो जाते हैं या एंड द प्रेशर टू कंफर्म टू ऑनलाइन स्टैंडर्ड्स आर सम ऑफ द निगेटिव. और ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक निगेटिव इम्पैक्ट है किसी भी यूथ के ऊपर. नाउ कंक्लूजन. ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन एंड मीडिया हैव ट्रांसफॉर्म द वे यूथ परसीव द वर्ल्ड, कम्युनिकेट एंड शेप देयर आइडेंटिटीज़. अगर हम ओवरऑल देखें तो यूथ के अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, नई नई चीज़ें सीखते हैं वो इसके थ्रू. और अगर वो बैलेंस करके चले तो ग्लोबल एंड मीडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगा हमारे यूथ के लिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपको इन दोनों को डिस्क्राइब करना है 200 वर्ड्स में. डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ यूथ एंड एन एडल्ट. एडल्ट और यूथ के बीच के डिफ्रेंशिएशन को बताना है 200 वर्ड्स में. यूथ एंड एडल्टहुड आर टू डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ दैट आर ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस फैक्टर्स. जो यूथ और एडल्ट है वो डिफरेंट स्टेजेज है हमारी लाइफ के जो अलग अलग फैक्टर्स को करेक्टराइज करते हैं. और यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है जिसे हम देखेंगे यूथ और एडल्ट्स को. एज पहला तो है आपका ये प्राइमरी फैक्टर जो हमारे एडल्टहुड और यूथ को डिफ़र करता है. अब हम देखेंगे कि यूथ क्या है. द डेफिनेशन ऑफ यूथ वैरीज अक्रॉस कल्चर एंड लीगल सिस्टम बट जनरली रेफर्स टू इंडिविजुअल इन देयर टीनेज ईयर्स और अर्ली 20s. और एडल्ट जहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूथ को है अर्ली 20s के अंदर हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, वहीं हम एडल्टहुड को 18 to 21 के बीच में हम डिफ़ाइन कर रहे हैं. जब हम 18 और 21 के पास पहुंच जाते हैं. नेक्स्ट इसके की फीचर में आएगा फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट. यूथ इज़ अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. यूथ को रैपिड ग्रोथ और रैपिड डेवलपमेंट के पीरियड में काउंट किया जाता है बोथ फिज़िकली एंड कॉग्निटिवली. और एडोलेसेंट्स को हम काउंट करते हैं कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे आपका बॉडी ब्रेन हार्मोन्स चेंज होता है और आपकी जो फिज़िकल कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज़ होके आती है. तो ऑल इन वन एडल्ट्स हैव कंप्लीटेड देयर फिजिकल ग्रोथ एंड हैव मोर डेवलप्ड कॉग्निटिव फंक्शंस. एडल्टहुड में क्या होता है, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो ब्रेन है वो फुली डेवलप हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ लीगल राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़. The legal system recognizes the distinction between youth and adults due to differences in rights and responsibilities. Many jurisdictions have specific laws that cater to the needs and protection of young individuals. Adults, on the other hand, are legally responsible for their action and have broader rights and responsibilities. Youth में क्या है, वो jurisdictions के अंदर आते हैं और जो adults होते हैं वो लीगली अपने किसी भी एक्शन के लिए खुद रेस्पॉन्सिबल होते हैं, अपनी राइट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जितना चाहे एक्सपेंड कर सकते हैं. द नेक्स्ट की पॉइंट इज़ इंडिपेंडेंस एंड डिसीजन मेकिंग. यूथ ऑफन रिलाई ऑन देयर पेरेंट्स और गार्जियंस फॉर सपोर्ट एंड डिसीजन मेकिंग. जो यूथ है, हमने इसे अंडर एज बोला इसलिए इनकी जो डिसीजन होती है वो उनके गार्जियन के सपोर्ट और उनके पेरेंट्स जो होते हैं उनके सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है. बट जो हमारे एडल्ट होते हैं वो खुद सेल्फ रिलियंट होते हैं और कैपेबल होते हैं कि वो डिसीजन ले सकते हैं अपनी लाइफ का किसी भी मैटर के ऊपर. नाउ वी विल कंक्लूड इट. It is important to note that these distinctions are generalizations and can vary across culture, legal system and individual circumstances. और जो भी यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है यूथ और एडल्ट को, वो अलग अलग कंट्री और अलग अलग एरियाज़ के लिए अलग अलग डेवलपमेंट के बेसिस पे हम जनरलाइज कर सकते हैं. अब हम देखेंगे कि लीगल पर्सपेक्टिव्स क्या है हमारे यूथ के ऊपर. The legal perspectives on youth encompass a range of consideration and measures aimed at protecting the rights and welfare of young individuals.
जो ये लीगल पर्सपेक्टिव्स है वो क्या करती है, जो हमारे यंग पीपल है, यंग इंडिविजुअल्स है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, उनके वेलफेयर को प्रोटेक्ट करती है। इसमें कुछ की एस्पेक्ट्स है जिसे हम देखेंगे। पहला आपका है एज ऑफ मेजोरिटी। मोस्ट लीगल सिस्टम्स डिफाइन अ स्पेसिफिक एज ऑफ मेजोरिटी विच मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम यूथ टू एडल्टहुड। कुछ यहाँ पे लीगल सिस्टम्स हैं जो दिखाते हैं कि यूथ से लेकर एडल्टहुड तक क्या क्या ट्रांजिशंस होते हैं और किस तरह से हम कुछ राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग तरीके से यूथ और एडल्टहुड्स के लिए रखे हुए हैं। तो उसमें आता है आपका वोटिंग मिलता है आपको 21 के बाद, और उसके बाद आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो सकते हो। जैसे मान लीजिए कि कोई आपके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार कर रहा है तो उसमें आपका नाम पड़ सकता है, आप माइनर नहीं मेजर कहलाओगे। तो ये सभी चीज़ें क्या है, एज ऑफ मेजोरिटी में आती है। उसके बाद है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। Many jurisdictions have separate legal systems known as juvenile justice systems to address offences committed by young individuals. अगर कोई यंग इंडिविजुअल ने कोई क्राइम किया है तो उसे हम जुवेनाइल के अंदर लेते हैं, क्योंकि वो अंडर एज माना जाता है और उनकी जो पनिशमेंट होती है वो कम कर दी जाती है। तो ये भी एक डिफरेंसेस है जो हमारे जुवेनाइल सिस्टम्स में दिखता है। Next one is age-based restrictions. Legal perspectives on youth often involve age-based restrictions on various activities such as alcohol consumption, driving. Legal perspectives on youth often involve age-based restrictions on various activities such as alcohol consumption, driving and employment. जैसे मान लीजिए कि कोई अंडर एज है, यूथ है, तो उसकी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकती है जब तक वो की मेज़र में नहीं आता है। और अगर वो अंडर एज है तो वो इनकम नहीं कमा सकता, कोई किसी जगह पे काम नहीं कर सकता। तो ये सभी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके लिए, उनके वेलबींग के लिए है ये। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। Laws and regulation exist to safeguard the rights and well-being of youth, including protection against abuse, exploitation and discriminations. और जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशंस होती है, गाली गलौज करते हैं लोग, तो वो क्या है, अंडर एज वाले को हम माइनर समझते हैं, तो उनके लिए लॉ क्या है, प्रोटेक्ट करती है उनको और एक्सप्लॉइट होने से उन्हें बचाती है। लीगल फ्रेमवर्क में इंक्लूड प्रोविजंस फॉर एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज स्पेसिफिक टू the needs of young individuals. Next point is emancipation and consent. और इसके बाद हम इसे फिर कंक्लूड कर देंगे, ये वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। नाउ कम टू द पार्ट ऑफ सेक्शन बी। द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन एग्रेशन एंड वायलेंस। क्या एग्रेशन एंड वायलेंस के ऊपर थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स है वो देखेंगे इस क्वेश्चन में। देयर आर सेवरल थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स दैट हैव बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन एग्रेशंस एंड वायलेंस. These perspectives offer different explanation and emphasize various factors that contribute to aggressive behavior. क्या aggressive behavior होता है किसी का, किस तरह से कोई violent हो जाता है, उसको हम explain करेंगे different तरीके से। जैसे पहला मान लीजिए आपका biological perspective है। This perspective suggests that aggression and violence have biological basis. It emphasizes the role of genetics, brain structures and neurochemical factors. अब इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे biologically, मान लीजिए कि मैं हूँ और मेरा बच्चा है, तो वो अगर आई एम एग्रेसिव तो जो मेरा बच्चा होगा हो सकता है कि उसके ब्रेन स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह से डेवलप हो कि वो भी एग्रेसिव हो। तो ये आपका आएगा बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स में, और एग्रेशन टेंडेंसी इसको कहेंगे हम। नेक्स्ट वन इज साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव्स डेराइव फ्रॉम सिगमुंड फ्रेड्स साइकोएनालिटिक थ्योरी। The psychodynamic perspective proposes that aggression stems from unconscious instinctual drives and repressed emotions. Freud believed that individuals have an innate death instinct, thanatos, that can manifest as aggressive behavior. According to this perspective, aggressions can also result from resolved conflicts and frustrations. ये जो आपके साइकोएनालिटिक थ्योरी है जो सिगमुंड फ्रॉइड ने लिखा है, उनके अकॉर्डिंग जो आपका एग्रेशन है उसे उन्होंने डेथ इंस्टिंक्ट कहा है, और उनके अकॉर्डिंग ये एग्रेशन क्या कर सकता है, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को और फ्रस्ट्रेशंस को बढ़ावा दे सकता है, उसे सॉल्व नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल लर्निंग पर्सपेक्टिव्स।
This perspective emphasizes the role of observation learning and modeling in the acquisition of aggressive behavior, and it suggests that individuals learn aggressive responses by observing and imitate others. आप इस पॉइंट में हम देखेंगे कि किस तरह से एक इंडिविजुअल आपके आसपास जो भी हो रहा है उसे कैसे इन्फ्लुएंस होकर ऑब्जर्व करके सीखने की कोशिश करता है. Next point is cognitive perspectives. The cognitive perspectives focus on how individuals perceive and interpret social situation and how these cognitions influence aggressive behavior. It suggests that aggressive behaviors can result from distorted or hostile thought patterns, including aggressive script and attributions to hostile intent. For instance, individuals who interpret ambiguous situations as threatening are more likely to respond aggressively. और इस पॉइंट पर हम ये देखेंगे कि जो भी इंसान, जो भी इंडिविजुअल किसी भी सिचुएशन में अगर वो रेस्पॉन्ड करता है एग्रेसिवली, तो उसके बिहेवियर को हम एग्रेसिव मानते हैं और ये क्या करेगा, हॉस्टाइल थॉट पैटर्न को रिजॉर्ट करेगा और इंक्लूड करेगा उसमें स्क्रिप्ट एंड एट्रीब्यूशंस को. तो ये आपके कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव्स में आता है. नेक्स्ट पॉइंट इज सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव एंड उसके नेक्स्ट में आता है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव एंड द लास्ट वन इज कंक्लूजन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस. हमें कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंस क्या है वर्क लाइफ का उसे एक्सप्लेन करना है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ये मोस्टली आता ही है, अगर इस तरह से क्वेश्चन नहीं आया तो इसे ट्विस्ट करके आएगा, बट ये ज़रूर आता है. आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. इसके कुछ की फैक्ट्स को भी हमने एक्सप्लेन किया है बहुत इजी और अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में. Video is going to be so lengthy, so I am not going to explain this. And the last question is this one: describe the ways in which workplace equality and equity can be promoted. ये मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दूंगी. फ़िलहाल के लिए आप इस क्वेश्चन के आंसर के तौर पे आप इसे रीड कर सकते हो. जब मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जाऊंगी तो उसे मैं इन दोनों को ज़रूर ऐड कर दूंगी. ये उनके कुछ पॉइंट्स हैं और ये आपका दो एक्सप्लेन करना है 200 वर्ड्स में. प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ इन यूथ एंड मीडिया एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस एज डिटरमिनेंट्स ऑफ एग्रेशंस. बस ये लास्ट है आपका. थैंक यू सो मच.